दोस्तों, जियोग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट। हमने अपनी पिछली वीडियो में पश्चिमी घाट को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्वी घाट को। आइए हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट। तो तो देखिए, यह है हमारा पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है ये प्रायद्वीपीय भारत है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पूर्व में पूर्वी क्षेत्र में क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या बंगाल की खाड़ी है। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी तरफ क्या है, तो पश्चिमी तरफ क्या है, अरब सागर है। ठीक, अरब सागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी। तो अगर हम लोग बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये अरब सागर से लगे लगे एक पर्वत श्रृंखला जाती है जिसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। और फिर पूर्वी घाट से लगे लगे एक पर्वत श्रृंखला जाती है जिसको बोला जाता है पूर्वी घाट, जिसको बोला जाता है पूर्वी घाट, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। और जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यहाँ पर एक गांठनुमा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। ये क्या है, यह है पश्चिमी घाट। और इधर क्या है, ये है पूर्वी घाट। देखिए, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, अगर इनको बात करें, जो पूर्वी घाट है इसके पूर्व में एक मैदानी क्षेत्र है। पूर्व में जो ये क्षेत्र बसता है, यह एक मैदानी क्षेत्र है जिसको बोला जाता है क्या, पूर्वी तटीय मैदान। और ऐसे ही पश्चिमी जो घाट है, इसके सहारे इसके पश्चिमी क्षेत्र में एक मैदानी क्षेत्र है जिसको बोला जाता है क्या, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। तो ये जो पूर्वी तट है, इसके बाद जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के बाद क्या आएगा, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद आया पूर्वी घाट। ठीक, और ऐसे ही पश्चिमी तट आएगा, फिर पश्चिमी तटीय मैदान आएगा, उसके बाद पश्चिमी घाट आएगा। ठीक, तो हमने पश्चिमी घाट को देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यहाँ पे नीलगिरी पर्वत से समाप्त हो जाता है, परंतु इसका कुछ विस्तारित भाग पश्चिम में और है। कुछ जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जाना जाता है, जैसे कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे पालनी की पहाड़ियाँ हैं, यह भी पश्चिमी घाट में ही आता है। अगर हम लोग बात करें जो नीलगिरी है, नीलगिरी भी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, जिसको हमने अपने पिछली वीडियो में देखा है। और इसके बाद इधर से सेवरा पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, ये सब जो आती हैं, नल्ला मलाई, ये सब पहाड़ियाँ क्या है, पूर्वी घाट के हिस्सा है, जिनको आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने देख लिया जो पूर्वी तटीय भारत को, जो प्रायद्वीपीय भारत को जो पूर्वी तट है, इसके सहारे पूर्वी घाट है, जिसको आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तो हम लोग पूर्वी घाट को शुरू करते हैं। पूर्वी घाट अगर बात करें, देखिए पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी सीमा, हमने बताया ना अभी, देखा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, तो ये पूर्वी सीमा है प्रायद्वीपीय पठार का, तो इसका निर्धारण करती है। यहाँ पे इसका मतलब इसके बाद पूर्वी जो पठार है, इसके बाद यहाँ से पूर्वी पठार खत्म हो जाता है, इधर फिर पूर्वी तटीय मैदान चालू हो जाता है। ठीक, और इधर पूर्वी तट फिर आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो क्या है, जो पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और देखिए, पूर्वी घाट में बहुत सी छोटी छोटी जो पूर्वी घाट, इसमें बहुत सी छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कहाँ से, जो उड़ीसा से। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे उड़ीसा है। आइए हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए, ये है उड़ीसा। ठीक, ये उड़ीसा राज्य है। अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा में ये मलयगिरी। ठीक, मलयगिरी पूर्वी घाट का सबसे पूर्वी पहाड़ी है क्या, मलयगिरी से उड़ीसा से चालू होकर कहाँ तक जाता है, ये तमिलनाडु। ठीक, कहाँ, यह तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक, तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियाँ तक ये पूर्वी घाट फैला हुआ है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी आ जाती है, और फिर इधर पश्चिमी घाट का विस्तार आ जाता है। ठीक, तो कहाँ पे, तमिलनाडु से
उड़ीसा तक फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें पूर्वी घाट, यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। तो अब हम लोग देखें कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो देखिए एक उड़ीसा हो गया, एक तमिलनाडु हमने 2 देख लिया, और एक तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है तेलंगाना। ठीक, तो पूर्वी घाट कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। और 4 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक, देखिए यह एक असतत पर्वत श्रृंखला है। ठीक, हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट जो था, यह क्या था? यह एक सतत पर्वत श्रृंखला थी। लेकिन जो ये पूर्वी घाट है, यह एक असतत पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये असतत पर्वत श्रृंखला है। अब ये क्यों असतत है, इसको हम लोग अभी आगे देख लेंगे। ठीक, यह असतत श्रृंखला है, और देखिए अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग, अब जब ये असतत है तो ये हर राज्य मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र से, जैसे यह राज्य है, इस राज्य में ऐसी पर्वत पाया जाएगा, इस राज्य में ये पर्वत श्रृंखला, और ये इस पर्वत में ये पर्वत, तो हर राज्य में इनका अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब किस राज्य में कौन से राज्य में इसको कौन से नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए बात करिए पूर्वी घाट है, यह जो पूर्वी घाट है, यह एक अवशिष्ट क्या है? अवशिष्ट वलित पर्वत है। अवशिष्ट मतलब पुराना। ठीक, अवशिष्ट मतलब पुराना, और वलित पर्वत तो हम लोग जानते हैं, वल क्रिया कारण जो पर्वत बनते हैं उसको वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, अरावली सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, और वैसे ही ये भी एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? पूर्वी घाट। अगर हम लोग बात करें जो पूर्वी घाट है, यह भारत का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक, जो पूर्वी घाट है, यह भारत का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर पहला बात करें, पहला क्या है? पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, पहला अरावली पर्वत श्रृंखला है, और दूसरे में बात करें अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये कब बना था? ये प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक, प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। और अगर वही बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट कब बनता है? तो ये कैम्ब्रियन काल में बनता है। ठीक, और जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन काल में बनता है। अगर हम लोग देखिए बात करें जो पूर्वी घाट है, यह अवशिष्ट वलित पर्वत हमने देख लिया। और अगर हम लोग बात करें, देखिए इसकी औसत लंबाई इसकी कितनी है? तो इसकी औसत लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर की। ठीक, ये पूर्वी घाट है, इसकी औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर की। अगर 1300 किलोमीटर, देखिए ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, ये जो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, ये कितना? 1300 किलोमीटर क्षेत्रफल फैली है। अगर इसको बात करें, ये जो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 650 मीटर। ये किलोमीटर लिखा गया है यहाँ पे, गलती से मीटर होगा। 650 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, मतलब यह और भी ऊंचा है, परंतु इसकी औसत ऊंचाई सभी श्रृंखलाओं जो सभी पर्वत श्रृंखला हैं, अगर उनका औसत निकाला जाए तो उनका औसत कितना है? 650 मीटर। ठीक, 650 मीटर। और अगर हम लोग बात करें, जो हमने बताया था यहाँ ये क्या है? वलित पर्वत है। तो जो वलित पर्वत है, ये किसी न किसी भूसंतति में बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हिमालय जो बना है, हिमालय 33 जो हिमालय है वह 33 भूसंतति में बना हुआ है। तो ऐसे ही जो वलित पर्वत होते हैं वो भूसंतति बनते हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है, अगर पूछ लिया जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए जो पूर्वी घाट है ये किस भूसंतति में बना है, तो ये देखिए यह कुडप्पा भूसंतति में बना है। ठीक, कुडप्पा भूसंतति में बना है, जो पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल के पास यहाँ पे ये कुडप्पा भूसंतति थी, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, कुडप्पा भूसंतति में। और यह किस काल में बना था? तो हमने देखा कैम्ब्रियन काल में बना था, और जो अरावली थी वो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। ठीक, ये याद रखिए, कुडप्पा भूसंतति में बना था और कैम्ब्रियन काल में। ठीक, और भारत की दूसरी सबसे प्राचीनतम, कभी कभी जब एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है तो पूछता है कि जो भारत का दूसरी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो बताइए। तो ये बच्चे अरावली रट के जाते हैं, तो वहाँ पे कर नहीं पाते हैं। तो हमको याद रखना, जो अरावली है ये सबसे प्राचीनतम है। अगर दूसरी सबसे प्राचीनतम बोला जाए तो कौन सी है? पूर्वी घाट है। ठीक, इसकी औसत लंबाई हमने देख लिया कितनी है? 1300 किलोमीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई देख लिया हमने 650 मीटर। ठीक, अगर हम लोग बात करें, देखिए जो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इसकी सर्वाधिक लंबाई बात करें तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश। हमने देखा था कि जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर है। ठीक, जो ये देखिए ये जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट, देखिए ईस्टर्न घाट लिखा है, यह ईस्टर्न तट के सहारे। तो जो ईस्टर्न तट है, अगर यहाँ देखें तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो ये आंध्र प्रदेश। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश है, जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक, इतनी लंबी तट रेखा है आंध्र प्रदेश की। तो
जब ये आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है तो सर्वाधिक इसकी लंबाई कहाँ पाई जाएगी? आंध्र प्रदेश में ही सर्वाधिक लंबाई पाई जाएगी पश्चिमी पूर्वी घाट की, क्योंकि पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के समांतर ही है, ठीक। तो जो इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश में ही इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी है। अगर हम लोग बात करें जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए जिंदागढ़ा, जिदगढ़ा या फिर जिंदागढ़ा बोलिए, जो जिदगढ़ा है यह चोटी, यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी है तो ये कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक। आंध्र प्रदेश में ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो जिदगढ़ा है यह आंध्र प्रदेश में है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, ठीक। 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर हम लोग देखिए बात करें जो पूर्वी घाट है, तो जो पूर्वी घाट में हमने भी आप बताया था ना, इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम जाना जाता है और यह एक असतत श्रृंखला है, ठीक। अब बात करते हैं जो पर्वत है पूर्वी घाट, यह असतत क्यों है? तो आइए देखते हैं असतत क्यों है। देखिए जो पूर्वी घाट है हम लोग देखते हैं ये असतत क्यों है। तो देखिए जो पूर्वी घाट है यह खंडित रूप से है। अब खंडित क्यों है? देखिए यह पहले तो अवशिष्ट पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक। वलित पर्वत तो अवशिष्ट है, अतः ये जो है अवशिष्ट का मतलब क्या होता है कि यह बहुत पुराना है। यह पुराना और कब बना है? यह कैम्ब्रियन काल का बना है। तो यह अधिक पुराना होने के कारण, अधिक पुराना इसमें अधिक समय तक कटाव छटा हुआ है, अधिक समय तक अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया हुआ है, जिसके कारण यह क्या हो गया है? यह जगह जगह से कट गया है और छोटा होता गया है, क्योंकि जो हवा है, हवा के द्वारा यहाँ पे कटाव छटाव किया गया है। और देखिए हवा के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, देखिए इधर अगर हमने अपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है इसका ढाल किधर है? इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। किधर? पश्चिम से पूर्व की तरफ है इसका ढाल। जब इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो देखिए ये जो अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसका जो ढाल किधर है? पश्चिम, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो जो पश्चिम में पश्चिमी घाट से जो बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, यह नदियाँ निकल के पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक। ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, यह पूर्व की तरफ बहती हैं और पूर्व की तरफ बहने के कारण यहाँ पे हम इनको मिलता है क्या? पूर्वी घाट मिलता है, ठीक। पूर्वी घाट मिलता है। जब पूर्वी घाट मिलता है तो इनके मार्ग में अवरोध आता है। जब अवरोध आता है तो ये नदियाँ काट छाट करने लगती हैं, ठीक। और काट छाट करती हैं तो ये अवशिष्ट पर्वत है तो इसकी चट्टानें क्या कमज़ोर हो गई हैं, तो ये जल्दी से काट छाट कर लेते हैं। ये इतनी दूरी से आती हैं, इतनी दूरी से इतना जल प्रवाह रहता है इनका कि ये पूर्वी घाट को आसानी से काट देती हैं। जब आसानी से काट देती हैं तो ये नदियाँ जहाँ जहाँ काटती हैं वहाँ पूर्वी घाट का क्या है? अभाव है। पूर्वी घाट का अभाव है और इसी कारण जो पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार का जब ढाल पूर्व की तरफ है तो ढेर सारी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ पूर्व की तरफ बहेंगी। तो पूर्व की तरफ बहने के कारण ये पूर्वी घाट को कई जगहों से खंडित कर देती हैं, काट देती हैं। इसी कारण जो पूर्वी घाट है अपना क्या है? यह असतत है। असतत क्यों है हमने देख लिया, क्योंकि यह पहला तो कारण क्या है? यह अवशिष्ट बलित पर्वत है, जो कि इसका मतलब अवशिष्ट मतलब बहुत पुराना है, जिसके कारण यह बहुत अपरदित हो चुका है और हवाओं के द्वारा मतलब पवनों के द्वारा। अगर दूसरा बात करें तो ये नदियों द्वारा काट छाट के कारण ही यह हो गया है खंडित रूप से, ठीक। तो हमने ये देख लिया। अब आइए देखते हैं, तो जब ये खंडित रूप से, असतत रूप से है पर्वत श्रृंखला, तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं यह किस राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है और यह किन किन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, किन किन पहाड़ियों से मिलकर बना है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए ये रहा पश्चिमी घाट जो कि अरब सागर के किनारे है, अरब सागर से लगा हुआ है, और ये पूर्वी घाट जो कि बंगाल खाड़ी, ठीक। पूर्वी घाट बंगाल खाड़ी। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए ये है नीलगिरी घाट, यह नीलगिरी घाट है हमको दिख रहा है, और इधर से आता है ये पश्चिमी घाट। ये देखिए यहाँ पे ये पेज फट गया है इरेज करते वक्त, तो हम लोग फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट है। और अगर हम बात करें तो इधर है पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में अनेक पहाड़ियाँ हैं। अब कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखते हैं, तो ये नीलगिरी के इधर आएंगे तो देखिए ये क्या है? पंचमलाई पहाड़ियाँ। क्या पंचमलाई पहाड़ियाँ? जो कहाँ है? देखिए जो पहाड़ियाँ हम बता रहे हैं इनको देखना है, और ये किन राज्य में स्थित है इसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक। और इनका क्रम भी कभी कभी देने को मिलता है, परंतु हम देखेंगे ये हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो
ये रहेगा कि कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ठीक। इसको देखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये देखिए, पहली है पंचमलाई पहाड़ियाँ। क्या पंचमलाई पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है और पूर्वी घाट के भाग हैं और तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम लोग दूसरा देखें, दूसरा कौन सी है, सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक। सेवराय पहाड़ियाँ यह भी कहाँ है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और फिर उसके सेवराय, और फिर क्या आती है, जवादी पहाड़ियाँ, ठीक। जवादी पहाड़ियाँ यह कहाँ है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। ये जवादी, सेवराय और पंचमलाई यह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए मेल्लागिरी, क्या है, मेल्लागिरी पहाड़ी है। मेल्लागिरी ये जो है पहाड़ी है तमिलनाडु और तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। क्या, तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर में कौन सी, मेल्लागिरी पहाड़ियाँ। यह भी पूर्वी घाट का ही विस्तार मानी जाती है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें जो ये पंचमलाई है, पंचमलाई थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे है सिरूमलाई पहाड़ियाँ। जो सिरूमलाई पहाड़ियाँ हैं यह भी तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक। तो सिरूमलाई, पंचमलाई, सेवराय और जवादी, ये चारों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। तो देखिए, ये जो सिरूमलाई है और पंचमलाई के मध्य एक नदी बहती है। एक नदी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई आती है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है पूरी तटीय मैदान के पास, पूरी तट पे। तो ये देखिए, ये कौन सी नदी है, यह है कावेरी नदी है, जो पंचमलाई और सिरूमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगर हम लोग दूसरा देखने की कोशिश करें, देखिए ये जो सेवराय है, सेवराय और जवादी पहाड़ियों के मध्य कौन सी है, ये पेन्नार नदी कौन सी है, सेवराय और जवादी पहाड़ियों के मध्य है। तो ये देखिए, कावेरी नदी और पेन्नार नदी को हम लोग देख लेंगे किन किन पहाड़ियों के मध्य है। अब देखिए, अब आते हैं इसके बाद क्या, तमिलनाडु खत्म। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन पहाड़ियाँ। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो पहली पहाड़ी है वो कौन सी है, नागरी पहाड़ी, ठीक। वो कौन सी है, नागरी पहाड़ी। यहाँ पे देखिए, ये नागरी पहाड़ी है, ठीक, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर नागरी पहाड़ी बाद क्या आएगी, पालकोंडा पहाड़ियाँ। देखिए, ये है नागरी पहाड़ी और ये पालकोंडा पहाड़ी, ठीक। यह पालकोंडा पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आएगा, देखिए यह है बेलीकोंडा, ठीक। बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और बेलीकोंडा पहाड़ी के ही बगल में देखिए, एकदम बगल में यहाँ पे ऊपर की तरफ ये कौन सी है, ये नल्लामलाई पहाड़ी, ठीक। नल्लामलाई पहाड़ी जो कि बेलीकोंडा के जस्ट ऊपर है। तो यह भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो हम सब पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये पूर्वी घाट के ही भाग है, ठीक। ये कटे भाग में असतत रूप से हैं, तो जिस राज्य में यह है उस राज्य के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश में है तो कौन कौन सा है, बेलीकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा और नागरी, ये आंध्र प्रदेश पहाड़ियाँ। देखिए, ये जो नागरी पहाड़ी है उसके बाद आता है पालकोंडा, और पालकोंडा और वेलीकोंडा के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो ये क्या है, ये पेन्नार नदी, जो ये पालकोंडा है, पालकोंडा और वेलीकोंडा पहाड़ियों के मध्य है पेन्नेरू नदी, कौन सी, पेन्नेरू नदी। बेलीकोंडा और पालकोंडा नदी पहाड़ियों के मध्य कौन सी है, पेन्नेरू नदी है। और अगर हम लोग फिर बात करें, देखिए इधर आ जाते हैं, जो नल्लामलाई है बेलीकोंडा, उसके पूर्व में एक नदी है, जिसका नाम है कृष्णा नदी, ठीक। यह कौन सी है, यह कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये कृष्णा नदी आती है। और कृष्णा नदी फिर उसके पूर्व में देखेंगे तो ये एक बड़ी सी नदी आती है नासिक से, कौन सी, गोदावरी नदी। क्या, ये कौन सी नदी है, यह है गोदावरी और यह है कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। अगर हम लोग बात करें जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का विस्तार कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य नहीं है। इसके मध्य बस एक क्या है, एक झील है जिसको क्या बोला जाता है, कोलेरू झील, ठीक। ये है कोलेरू झील, जो कृष्णा और गोदावरी के मध्य बस कोलेरू झील है। और यहाँ पे पूर्वी घाट पूरी तरीके से समाप्त है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियों की धाराएं अपरदित करके मतलब खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई पूर्वी घाट का भाग नहीं मिलता। फिर उसके बाद देखिए, जो गोदावरी नदी है इसके बाद फिर पूर्वी घाट चालू हो जाता है। तो गोदावरी और यहाँ पे ये है, ये कौन सी नदी है, ये है महानदी, ठीक। गोदावरी और महानदी के मध्य पूर्वी घाट का फिर विस्तार चालू हो जाता है और यहाँ पे सतत रूप से पाया जाता है, जिसको बोला जाता है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक। उड़ीसा में कौन सी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि गोदावरी और महानदी के मध्य में स्थित है। फिर महानदी के फिर पूर्व में देखेंगे तो महानदी के पूर्व में है मलयगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक। मलयगिरी की पहाड़ियाँ यह भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। और ये किसका भाग है, पूर्वी घाट का भाग। तो पूर्वी घाट जो सबसे पूर्वी है वह मलयगिरी है और सबसे पश्चिमी जो है ये पंचमलाई है, ठीक। तो ये नहीं, देखिए ये पूर्वी घाट की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनको उनके राज्यों के स्थिति के आधार पर हमने देख लिया है। तो जो आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा में, इनका हमने
स्थिति देख लिया। आइए देखते हैं आगे कुछ अन्य बिंदु। देखिए जैसा कि हमने अभी ही देखा है कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी थी? वो जिदगढ़ा थी। क्या? जिदगढ़ा। जिदगढ़ा कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश में थी। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 1680 मीटर, 1680 मीटर है। अगर हम लोग बात करें इसका जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन? महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर की है। क्या? 1501 मीटर की है। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में। पहली जिदगढ़ा हमने देख लिया, दूसरी महेंद्रगिरी। 1501 मीटर है और उड़ीसा में स्थित है। अगर हम लोग बात करें, देखिए जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। जो पूर्वी घाट है इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। तो हमने देखा क्या, जो पूर्वी घाट है ये क्या? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब यह पुराना पर्वत है, इसलिए इसका अधिक अपवर्तनकारी है, अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। और वहीं अगर पश्चिमी घाट की बात करें, जो पश्चिमी घाट क्या है? यह एक कगार है। यह कगार है, इसकी जिससे इसकी ऊंचाई क्या है? अधिक है। पूर्वी घाट की अपेक्षा इसकी अधिक ऊंचाई है। ठीक, तो हमने देख लिया जो पूर्वी घाट है यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। ठीक, कम ऊंचा है। अगर हम लोग बात करें, देखिए जो पूर्वी घाट है यह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, अवशिष्ट और जो पूर्वी घाट है यह अवशिष्ट वलित पर्वत है। तो यहाँ पे देखिए इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज संसाधन? देखिए इसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, नीस पाई जाती है तथा कुरप्पा प्रकार की चट्टानें। इसी कारण जो ये पूर्वी घाट है यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है। क्या? खनिज संसाधनों से समृद्ध है, क्योंकि यहाँ कुरप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, नीस, ग्रेनाइट था। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि लोहा के लिए जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो कुरप्पा और गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इसका ढाल हमने देख लिया कहाँ? पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यही कारण है यहाँ पे कई बड़ी नदियाँ जो हैं उनका प्रवाह किधर है? पूर्व की तरफ प्रवाह है। क्यों पूर्व की तरफ प्रवाह है? क्योंकि जो ढाल है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो आइए देखते हैं जो नदियाँ हैं इनका कौन कौन सी नदियाँ जिनका प्रवाह पूर्व की तरफ है। देखिए जो प्रमुख नदियाँ अगर पूर्व की तरफ प्रवाह करने वाली प्रमुख नदियों को देखें तो देखिए पहली है महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथा पेन्नार, पांचवा कावेरी और अन्य बहुत सी नदियाँ हैं जिनका प्रवाह पूर्व की तरफ है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनको याद रखना हमको है। यह कहाँ अपना जल गिराती है? यह पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जल गिराते हैं। ठीक, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। अगर हमने यहाँ पे देखा क्या, जो पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है? कम ऊंचा है। तो आइए इसको एक बार हम एक डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा डायग्राम, देखते हैं ये क्या है? यह अरब सागर। क्या है? यह अरब सागर। और अरब सागर के बाद ये छोटा सा पतला सा कौन सा सकरा सा क्या है? पश्चिम तटीय मैदान। ठीक, पश्चिम तटीय मैदान जो कि सकरा है। ठीक, मतलब कम चौड़ा है। उसके बाद आएगा हमारा ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट जिसकी ऊंचाई देखिए अधिक है। ऊंचाई क्या है? अधिक है। यह पश्चिमी घाट। फिर पश्चिमी घाट इधर का इधर का ढाल क्या है? तीव्र ढाल है। लेकिन इधर का ढाल क्या है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो पूर्वी ढाल है या क्या है? मंद ढाल है। मंद ढाल का देखिए जब जो जेंटल स्लोप है उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद क्या? प्रायद्वीपीय पठार चालू होगा। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद फिर एक छोटा सा ऊंचा भाग आएगा जिसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ठीक, पूर्वी घाट जिसकी ऊंचाई देखिए पश्चिमी घाट की अपेक्षा इसकी क्या ऊंचाई कम है। उसकी ऊंचाई क्या है? पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। तो पूर्वी घाट है। फिर इसके पूर्व में देखेंगे तो लंबा सा पूर्वी तटीय मैदान है। अब पूर्वी तटीय मैदान लंबा क्या है? देखिए पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, या देखिए यहाँ पश्चिम घाट से निकल के अधिक दूरी ट्रेवल करती हैं। तो जो अधिक दूरी ट्रेवल करेंगी तो इसमें जो अवसाद है, नदियों में अवसाद पाए जाते हैं, अनेक प्रकार कंकड़, धूल, कण, मिट्टी वगैरह। तो ये अवसाद अधिक रहेगा। इनमें जब अधिक अवसाद रहेगा तो यह जब पूर्वी घाट को काटते हुए बहती हैं तो इधर अधिक अवसाद जमा कर देंगी। क्या? इधर अवसाद अधिक जमा कर देंगी, जिसके कारण क्या यहाँ की जो तटीय मैदान है वह बड़े होंगे, लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं यह अधिक अवसाद लेकर आती हैं। अगर वहीं हम लोग बात करें जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, यहाँ पश्चिम तट से निकलने वाली नदियाँ यहाँ देखिए दूरी कम है और ऊंचाई से आ रही हैं। ऊंचाई से आ रही हैं इसलिए इनमें अवसाद कम है
और यह कठोर भाग है, यह कठोर भाग इसलिए यहाँ ज़्यादा काट छाट नहीं कर पा रही है, और इधर काट छाट अधिक है क्योंकि यह क्या है, ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ यहाँ पे अधिक काट छाट की हैं, तो ये इधर काट छाट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अधिक कठोर है, और इसकी देखिए अधिक ऊंचाई से गिरती है और दूरी क्या है, दूरी कम है, इसलिए इसमें अवसाद कम होता है, और ये जो नदियाँ होती हैं छोटी होती हैं, और इनका वेग क्या होगा, तीव्र वेग होगा, तीव्र वेग क्योंकि अधिक ऊंचाई से अधिक ढाल से गिरने, अधिक जो है तीव्र ढाल से गिरने के कारण इनमें अधिक क्या, अधिक तेज रहेंगी, इधर अधिक गतिमान रहेंगी, तो ये जब आती हैं तो ये यहाँ पर जल गिराती हैं और डायरेक्ट जल तेजी के साथ अरब सागर में गिरा देती है, अरब सागर में गिरा देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अधिक ये अवसाद जमा नहीं कर पाती। अब जब अधिक अवसाद लाएंगी नहीं, जमा कहाँ से करेंगी, जब अधिक अवसाद नहीं जमा करेंगी तो यहाँ पर जो तटीय मैदान है पतला होगा, पतला होगा। देखिए ये नदियाँ छोटी होती हैं और तीव्र होती हैं, इसी कारण जो थोड़ा बहुत अवसाद लाती हैं तो ये अरब सागर में गिरा देती हैं, अरब सागर में गिरा देती हैं, इसलिए जो डेल्टा नहीं बना पाती, डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक, एस्चुरी बनाती हैं। क्यों एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि इसमें पहला तो इनका वेग तीव्र होता है, और दूसरी छोटी नदियाँ होती हैं जिस कारण इनमें अवसाद कम होता है, और अवसाद कम होने के कारण यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और अधिक गतिमान होने के कारण जो थोड़ा बहुत अवसाद रहता है उसको अंदर समुद्र में गिरा देती हैं। अगर वहीं बात करें जो पूर्वी तट की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ये देखिए इनमें अधिक अवसाद रहेगा, और ये देखिए मंद ढाल है, मंद ढाल है तो मंद मंद विसर्पा रूप से बहेंगे, धीरे धीरे बहते हुए अधिक काट छाट करते हुए जो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं, तो ये देखिए आते आते ढाल एकदम मंद हो जाता है, जिस कारण ये जो अपने साथ अवसाद लाई हैं उनको ढो नहीं सकती, और ढोती नहीं तो यहीं पे जमा करती जाती हैं, ठीक, जमा करती जाएंगी, तो यहाँ पूर्वी जो तटीय मैदान है यह अधिक चौड़ाई हो जाएगा, ठीक, अधिक चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या डेल्टा का निर्माण होगा, किसका, डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करेंगे, डेल्टा का निर्माण करती हैं जो पूर्वी तटीय नदियाँ हैं, पूर्वी तट की तरफ प्रवाह करने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहीं पश्चिमी तट की जो प्रवाह करती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, ठीक। तो हमने देखा कि पश्चिमी घाट, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर पूर्वी घाट, फिर पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारा पूर्वी घाट है, इसमें और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो पूर्वी घाट है, देखिए पूर्वी घाट या महानदी और गोदावरी के मध्य असतत है, क्या, देखिए गोदावरी और महानदी, हमने बताया था ना, गोदावरी और महानदी के मध्य ये क्या है, सतत है। वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ थी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ थी, या सतत रूप से पाया जाता है। देखिए ये फैक्ट अक्सर क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं एग्जाम में, जो पूर्वी घाट है वो किन दो नदियों के मध्य सतत है, तो महानदी और गोदावरी के मध्य सतत है। और वही बात करें गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य जो पूर्वी घाट है ये एकदम समतल है, ठीक, मतलब पूर्वी घाट का अभाव है कहाँ, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य। और इन दोनों नदियों के मध्य एक झील पाई जाती है, कौन सी, यह क्या, कोलेरी झील, कोलेरी झील। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए आइए मैप में देखते हैं, तो देखिए यह है पूर्वी घाट, ठीक, पूर्वी घाट, तो देखो यह है कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, ठीक, ये कौन सी, यह है कृष्णा नदी। और वहीं अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये गोदावरी नदी है, ठीक, कृष्णा गोदावरी नदी। तो इसके मध्य अगर हम लोग देखें तो यहाँ हरा हरा दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर्वतीय भाग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पूर्वी घाट का विस्तार नहीं है। और यहाँ पे एक इनके मध्य में एक झील है जिसको बोलते हैं कोलेरी झील, ठीक, कोलेरी झील। और वहीं देखें एक गोदावरी और यहाँ पे है महानदी, ठीक, गोदावरी और महानदी के मध्य देखेंगे तो ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो कि यहाँ से लेकर गोदावरी नदी तक फैली हैं, ये सतत रूप से हैं, ठीक, सतत रूप। तो गोदावरी और महानदी के बीच ये सतत है, और गोदावरी और कृष्णा के मध्य यहाँ पे पूर्वी घाट का अभाव पाया जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, फिर जो कृष्णा नदी है, कृष्णा और कावेरी के मध्य जो है असतत रूप से, मतलब जो कृष्णा और कावेरी के मध्य असतत रूप से कई पहाड़ियों में विभक्त है, ठीक, कई पहाड़ियों में विभक्त है। जो पूर्वी घाट हमने देख लिया, अब आगे आइए देखते हैं। अब पूर्वी घाट में हम लोग देख लेते हैं नीलगिरी घाट, ठीक, नीलगिरी घाट आता है जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। यहाँ देखिए ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट, जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है नीलगिरी घाट, ठीक, इसको नीलगिरी घाट बोला जाता है। देखिए ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं इसी को नीलगिरी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध है, ठीक, जो नीलगिरी है यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहीं पे नीलगिरी बायोस्फीयर है यहीं पे, और ये बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से ये क्या है, बहुत समृद्ध है, ठीक। अगर बात करें यहाँ की जो जलवायु है वह विषुवत रेखीय जलवायु, क्योंकि विषुवत रेखीय क्योंकि देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा यहाँ से भारत के दक्षिण से जाती है, तो ये विषुवत रेखा से क्या है, पास है, विषुवत रेखा से पास होने के कारण यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, ठीक। तो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी तो यहाँ पे अधिक वर्षा होगा, क्योंकि जो विषुवत रेखीय जलवायु है वहाँ क्या, अधिक वर्षा और अधिक तापमान इसका लक्षण है, क्या इसका लक्षण क्या है, अधिक वर्षा
और अधिक तापमान तो वर्षा कितना, वार्षिक वर्षा यहाँ पे हो जाती है 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और देखिए जो यह नीलगिरी घाट है यह बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है, ठीक। जो देखिए जो बंगाल खाड़ी से वर्षा कौन प्राप्त करती है, पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है यह बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करती है। और अगर हम बात करें नीलगिरी घाट की तो यह बंगाल की खाड़ी शाखा से तो वर्षा प्राप्त करती है, साथ साथ अरब सागर शाखा से भी वर्षा प्राप्त करती है, ठीक। अरब सागर शाखा से भी वर्षा प्राप्त करती है और बंगाल खाड़ी शाखा से भी वर्षा प्राप्त करती है, कौन, नीलगिरी घाट। और अगर बात करें बंगाल खाड़ी शाखा से वर्षा कौन प्राप्त करती है, पूर्वी घाट, ठीक। अगर हम लोग बात करें, देखिए हमने पूर्वी घाट को देख लिया, अब इसकी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी, किस राज्य में, एक बार हम लोग फिर देखने की कोशिश करते हैं और फिर अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए जो पूर्वी घाट है यहाँ पर देखिए प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे उड़ीसा में देखिए कौन सी हैं, देखिए महेंद्रगिरी, नयागढ़ पहाड़ियाँ और गड़जात पहाड़ियाँ और क्या मलयगिरी पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ है, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। फिर देखिए दूसरा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा पहाड़ियाँ, बेलीकोंडा पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ और नागरी पहाड़ियाँ, यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर वहीं बात करें फिर तीसरा तमिलनाडु कौन सी पहाड़ियाँ, देखिए वरुसनाड पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, पंचमलाई और शिवमलाई, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ है, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु में ये सब पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, वरुसनाड, पालनी, शिवराय, जवादी और पंचमलाई और शिरोमलाई पहाड़ियाँ। तो हमने इस वीडियो में देखिए पूर्वी घाट को अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। तो अगर ये वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं इस वीडियो का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।